नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसए ऑनलाइन स्टडी पर। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज इस वीडियो में ग्रुप डी के अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि आपके ग्रुप डी में आ सकते हैं, और आप भी चेक करिए कि आप इन 25 प्रश्नों को कर पा रहे हैं या नहीं, आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हम जीके के पहले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। तो जो मैकमोहन रेखा है वो किन किन देशों के बीच है? तो पहला ऑप्शन है भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत एवं म्यांमार के बीच, या भारत एवं नेपाल के बीच। तो इसका सही आंसर होगा मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण सन 1914 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये शिमला में हुआ था। 1914 में शिमला में हुआ था, और इसका निर्धारण में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी कारण इसका नाम ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन के नाम पर ही रखा गया। इसी कारण इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और यह कर्नाटक में स्थित है। और यह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है वो है आपका 455 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो है 455 मीटर। और ये कौन सी नदी में है? तो ये है आपकी वराही नदी पे यह स्थित है। यह कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पे स्थित है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। योजना आयोग के स्थान पर कब लाया गया था? तो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 में यह लाया गया था। नीति आयोग का कार्य क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो नीति आयोग जो है ये एक सलाहकारी निकाय है। यह सरकार को सलाह देने का काम करता है। एक थिंक टैंक के रूप में यह कार्य करता है। तो आप याद रखिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है आपका प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती है? तो देखिएगा दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तो इसकी जो सीमाएं है वो तो 3 देशों के साथ लगती है। वो देश कौन कौन से हैं? तो वो देश हैं आपके भूटान है और है आपकी भूटान, फिर है पश्चिम बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश। भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। सिक्किम की कौन कौन सी सीमाएं लगती है 3 देशों के साथ? 3 देशों के साथ लगती है सिक्किम की। वो कौन कौन से देश हैं? तो ये हैं आपके भूटान, नेपाल और चीन। जबकि लद्दाख की है वो 3 देशों के कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। लेकिन जो मिजोरम है इसकी जो सीमाएं है वे केवल 2 देशों के साथ लगती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम। वो 2 देश कौन कौन से हैं? वो 2 देश हैं म्यांमार और बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? तो डीएनए संरचना का जो मॉडल दिया गया था वो दिया गया था वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा। वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए संरचना का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। कौन सा मॉडल दिया गया था? डबल हेलिक्स। और यह कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह 1953 में यह प्रस्तुत किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह 1953 में प्रस्तुत किया गया था, और इसी के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
इसी के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो ये 1965 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, वाटसन और क्रिक को। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। अब अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य जो है वो क्या क्या है? ऑप्शन में कौन कौन सा है? विद्युत प्रदान करना, एलईडी बल्ब प्रदान करना, या एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना, या गांव की सड़कों का निर्माण करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। तो आप इसके बारे में एक अतिरिक्त चीज़ें याद रखिएगा कि ये कहाँ से शुरू हुई थी। तो ये हुई थी आपकी यूपी से। यूपी में कहाँ से? बलिया से। और कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1 मई 2016 को यह शुरुआत की गई थी। 1 मई 2016 को यह शुरुआत की गई थी। तो 1 मई को और क्या आप जान सकते हैं? 1 मई को मनाया जाता है विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित नदियों में से किस में स्थित है? नदी द्वीप माजुली वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी में कहाँ स्थित है? तो यह आसाम में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? आसाम में स्थित है। आप माजुली द्वीप के बारे में कुछ कुछ फैक्ट आप याद रख सकते हैं। वो फैक्ट कौन कौन से हैं? तो यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। और 2016 में ही माजुली को नदी जिला घोषित किया गया था। कौन सा जिला? नदी जिला 2016 में। और यह विश्व धरोहर सूची में भी यह शामिल किया गया था। विश्व धरोहर सूची में भी यह शामिल किया गया है। और जो माजुली है ये असमी भाषा का शब्द है। जो माजुली है वह असमी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। तो आप इतनी चीज़ें इसके बारे में याद रखिए। और ब्रह्मपुत्र जो है यह सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी। हालांकि यह अंतर्राष्ट्रीय नदी है। पूर्ण रूप से भारत में सबसे बड़े बहने वाली नदी हो जाएगी गंगा, लेकिन अगर सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो वो होगी आपकी ब्रह्मपुत्र, जो कि भारत से होकर गुजरती है। यह 3 देशों में गुजरती है। कौन कौन से देश में? चीन, बांग्लादेश और भारत। इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। तो आप इतनी सारी चीज़ें याद रखिएगा। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो उस समय के भारत के जो वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। यह प्रभावी कब हुआ था? तो यह प्रभावी जब हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को। आपको डेट भी पूछा जा सकता है कि कब प्रभावी हुआ था। तो 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ था। और इसी कारण से 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया था। शोक दिवस बंगाल में मनाया गया था 16 अक्टूबर को। कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर को। तो आप इतनी सारी चीज़ें याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर के नेता जो थे वो थे आपके नाना साहब। 1857 में विद्रोह हुआ था तो उसके नेता जो थे वो थे नाना साहब। नाना साहब को हम वास्तविक नाम क्या था? नाना साहब का वास्तविक नाम था धोंदू पंत। आप याद रखिएगा, इसका वास्तविक नाम था धोंदू पंत। धोंदू पंत इसका वास्तविक नाम था नाना साहब जी का। और इस विद्रोह को दबाने वाले कौन थे? किन्होंने इसे दबाया? किस अंग्रेज अधिकारी ने इसे दबाया? ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसको दबाने वाले कौन थे? कैंपबेल। कैंपबेल नामक ब्रिटिश अधिकारी ने इस विद्रोह को दबाया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो इसके लेखक जो हैं वो हैं आपके दादा भाई नौरोजी इसके लेखक हैं।
कौन सी वो पुस्तक है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस पुस्तक में ऐसी कौन सी चीज़ें दी गई हैं, इस पुस्तक में कौन सी चीज़ें बताई गई हैं? तो इस पुस्तक में आपका धन का बहिर्गमन सिद्धांत को बताया गया है, यानी और इस पुस्तक में भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन को भी सम्मिलित किया गया है। तो आप इतनी सारी चीज़ें याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? वर्ष 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो 1881 में केसरी अखबार की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और इन्होंने ही होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? 1916 में। तो आप इतनी सारी चीज़ें याद रखिएगा। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? आप ये एक चीज़ याद रखिएगा, जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, यानी कि यह कभी विघटित नहीं होती है। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। विघटन किसका होता है? लोकसभा का होता है। लोकसभा हर 5 साल में विघटित हो जाते हैं, जबकि राज्यसभा विघटित नहीं होती है। इसी कारण से इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? स्थायी सदन। जबकि लोकसभा को बोला जाता है अस्थायी सदन, क्योंकि इसके हर 5 साल में यह विघटित हो जाती है, जबकि यह राज्यसभा विघटित नहीं होती है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि पद मुक्ति हो जाती है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य। ठीक है, आप इतनी सारी चीज़ें याद रखिएगा। तो चलिए चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, और या तो गुजरात है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। इसकी तटरेखा की लंबाई की बात की जाए तो इसकी तटरेखा की लंबाई है 1214 किलोमीटर इसकी तटरेखा है। वैसे संपूर्ण भारत की बात की जाए, अगर भारत की पूछे जाए कि भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो इसकी भारत की कुल तटरेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो तटरेखा की लंबाई है ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिलाकर है। तो आप ये याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप एक बात और याद रखिएगा, यह कुल मुख्य भूमि के तट का लगभग 23% है। जो गुजरात का है वह कुल मुख्य भूमि के तट का लगभग 23% है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में जो है प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई थी तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई थी। और अगर पूछा जाए कि किसकी सहायता से हुई थी, तो हुई थी रूस की सहायता से। रूस की सहायता से तारापुर महाराष्ट्र की न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था चार्ल्स मेमन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1826 ईस्वी में किया गया था। और जो राय बहादुर दयाराम साहनी है, इन्होंने इसकी खोज की थी। जो राय बहादुर दयाराम साहनी है, इन्होंने ही इसकी खोज की थी। तो सर्वप्रथम खोज किसने की थी अगर पूछा जाए तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो कब की थी? 1921 में। जबकि उल्लेख किया गया था वो चार्ल्स मेमन द्वारा किया गया था। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? तो ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सभी आपके ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो पहला है लीप वर्ष, दूसरा है सौर मास, तीसरा है प्रकाश वर्ष, या चौथा है वर्ष। तो अगर लीप वर्ष की बात की जाए, लीप वर्ष ये तो आपका समय का मात्रक है, सौर मास भी समय का मात्रक है, वर्ष भी आपका समय का मात्रक है। लेकिन जो प्रकाश वर्ष है ये आपका
दूरी का मात्रक है। जो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष यानी क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और अगर ये पूछे जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक है। ठीक है, तो आप इतनी सारी चीज़ें याद रखिए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी 1765 ईस्वी में प्राप्त की। ईस्ट इंडिया ने बंगाल की दीवानी यानी कि जो राजस्व है, जो राजस्व वसूली का काम है, उसको बोला जा रहा है यहाँ पे दीवानी, है ना। आप लोग को याद होगा कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, और बक्सर के युद्ध में कौन कौन लड़े थे? शाह आलम द्वितीय थे, अवध के नवाब, ये लड़े थे, और अंग्रेज सेनापति लड़े थे। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। तो इसमें शाह आलम द्वितीय की हार हुई थी 1764 में, और अंग्रेजों की विजय हुई थी। तो यहीं पर शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि हुई। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और इसी संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की। तो आप इतना याद रखिएगा कि इलाहाबाद की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी को प्राप्त की सन 1765 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता है? तो आप देखिए यूपी, यहाँ पे यूपी तो है, नेपाल को स्पर्श करता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये बांग्लादेश। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि बांग्लादेश को स्पर्श करता है पश्चिम बंगाल, और समुद्र तट को भी यह स्पर्श करता है। जबकि आसाम भी आपका बांग्लादेश को स्पर्श करता है, और इधर बांग्लादेश और ऊपर में भूटान को भी यह स्पर्श करता है। तो ये कौन स्पर्श नहीं करता है? तो ये है आपका झारखंड किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। लाल बाल पाल निम्नलिखित में से कौन सा नेता शामिल नहीं था? तो लाल बाल पाल में कौन सा नेता शामिल नहीं था? तो आप तो जानते ही दोस्तों, लाल यानी होता है लाला लाजपत राय, बाल बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक को, और पाल बोलते हैं विपिन चंद्र पाल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला हंसराज। लाला हंसराज लाल बाल पाल में शामिल नेता नहीं थे। शामिल कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा लाला हंसराज। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि लाल बाल पाल में से कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? इन तीनों में से कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाल बाल पाल में से कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी वो लाला लाजपत राय ने की थी। किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। आप इसको याद रखेगा, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1920 में। 1920 में अध्यक्षता की थी। और कहाँ की थी? तो इन्होंने कलकत्ता में की थी। कौन से स्थान में पूछा गया? तो कलकत्ता में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो आप इतनी सारी चीज़ें याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। तो ये अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के अंत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा गया है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है वो है आपके बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कब बने अध्यक्ष कांग्रेस के? अगर पूछा जाए तो ये बने थे आपका 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और कौन से स्थान में बने थे? तो ये बने थे आपका मद्रास में। मद्रास यानी कि चेन्नई, पहले चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। तो मद्रास नामक स्थान पे ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और जस्ट 2 साल पहले यानी कि 1885 को
कांग्रेस की स्थापना हुई थी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1885 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे अगर बोला जाए तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। आप इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत की जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है वो होती है आपकी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। जैसे कि हम समझते हैं थोड़ा सा इसको, ये हो गया भारत का नक्शा, ठीक है, ये हो गया आपका भारत का नक्शा, है ना। तो जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है वो दक्षिण पश्चिम दिशा से आती है। दक्षिण और पश्चिम दिशा से यह आती है, यानी कि इधर से यह आती है, दक्षिण पश्चिम दिशा से आती है। इसी कारण से इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और 90% वर्षा जो है वो इन्हीं दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और यह पूरे भारत में वर्षा करती है, यह पूरी भारत में वर्षा करती है। और यह किधर से आती है? हिंद महासागर से आती है, दक्षिण पश्चिम दिशा से। ठीक है दोस्तों, और एक बात याद रखिए, ये सबसे पहले वर्षा कहाँ करती है? तो ये करते हैं, यहाँ पे है केरल। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे केरल है। यहाँ केरल में 1 जून को यह टकराती है दक्षिण पश्चिम मानसून, केरल के मालाबार तट में यह टकराती है और यह बहुत भारी वर्षा करती है। और धीरे धीरे यह पूरे भारत में यह वर्षा सक्रिय हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यह मानसून धीरे धीरे पूरे भारत में सक्रिय हो जाती है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, तो सबसे शक्तिशाली बल है, आप याद रखिएगा दोस्तों, सबसे शक्तिशाली बल है आपका नाभिकीय बल। नाभिकीय बल आपका सबसे शक्तिशाली बल है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे तबला एवं सितार का आविष्कारक माना जाता है? तो तबला एवं सितार का आविष्कारक जो माना जाता है वो माना जाता है हमारे बैजू बावरा को। बैजू बावरा को तबला एवं सितार का आविष्कारक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।